तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हमने कैसे देखेंगे, फेज डायग्राम के अंदर। फेज डायग्राम में हमने सिर्फ सॉलिड को देखना है क्योंकि सिर्फ सॉलिड की बात की जा रही है। दैट इज वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस तरह से आप डिनोट करोगे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को। थर्ड आपके पास है यूनिट वेट ऑफ ड्राई डेंसिटी है। ड्राई डेंसिटी, ये नहीं होता। ठीक है, रुक जाओ। यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर? तो सिर्फ पानी को देखना है। पानी ये रहा, वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसा। तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली याद भी रख लेते हैं। इसका वैल्यू होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये ऐसा लिख सकते हैं 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर डेंसिटी वाटर का याद करना है तो वो होता है 1000 के जी पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सीसी में करना है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेटा आप अपने पास याद रखना। हो गया? ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लेगा डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है ग्राम पर सीसी में। तो ग्राम पर सीसी मतलब क्या, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, समझते हो, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट मतलब यूनिट वेट कब देख रहे हैं? यूनिट वेट तब देख रहे हैं जब सॉइल का कंडीशन क्या है, ड्राई। इसको ऐसे समझेंगे, व्हेन सॉइल इज ड्राई। तो व्हेन सॉइल इज ड्राई 10 फेज डायग्राम कैसा होता है, 2 फेज डायग्राम होता है। तो ये आपका सॉलिड्स आ गया, और ड्राई का मतलब यहाँ पे सारा का सारा क्या भरा रखा है, एयर भर रखा है। ठीक है, तो ये आपका टोटल वॉल्यूम बनेगा। और वेट किसका होगा, केवल सॉलिड का। तो गामा डी आपका क्या हो गया, डब्ल्यू एस अपॉन वी। अब समझ आया, दिस इज व्हाट गामा डी इज। जिस तरह से हम ड्राई यूनिट वेट लिखे हैं उसी तरह से हम सैचुरेटेड यूनिट वेट भी लिख सकते हैं, उल्टा। सैचुरेटेड यूनिट वेट। और सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या मतलब हुआ, फेज डायग्राम क्या बनेगा, अगेन 2 फेज डायग्राम बनेगा। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि एयर की जगह क्या भर गया, सिर्फ पानी वॉइड्स के अंदर। ठीक, तो इस केस में मैं सैचुरेटेड यूनिट वेट कैसे लिखूंगा, गामा डी इक्वल टू वेट सैचुरेटेड, मतलब पानी और का वेट और सॉलिड का वेट इकट्ठा ले लिया, अपॉन क्या कर दिया, टोटल वॉल्यूम। दिस इज योर सैचुरेटेड यूनिट वेट। ड्राई में सिर्फ सॉलिड का वेट लेना है, दिस इज द पॉइंट। वॉल्यूम पूरा आएगा नीचे। Yeah. सर ये भी गामा डी से डिनोट करेंगे? किसको? गामा सेट से, गामा सेट से। कहाँ पे बताना, एक बार फिर से बोलना। गामा सैचुरेटेड। सैचुरेट को सर ये गामा डी से अरे तो नहीं 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 नहीं, डी से तो नहीं गामा करेंगे, सेट। गामा सेट से करेंगे। यस। डी से क्यों करेंगे, ठीक है, वो गलती से दिखती। गामा सेट से, ठीक है। हो गया क्लियर ये? ठीक,
जी सर। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक और यूनिट वेट जिसका नाम होता है सबमर्ज। सुना है कभी? यस। देखो यहाँ कुछ बातें करेंगे आपकी रोज की जिंदगी से। देखो पता नहीं अब आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, पर बचपन में सब लोगों ने किया होता है। अगर ये बकेट है पानी का, ठीक है, आपका मग आपने कभी इसमें उल्टा किया होगा ऐसे करके, मग जो होता है पानी वाला, यस सर। और उल्टा करके आप इसको क्या करते हैं, दबाते हैं नीचे की तरफ अगेंस्ट द वाटर, दबाते हैं तो क्या होता है, पानी एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। यस। पानी एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ से, हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। याद आया कुछ? यस सर, बॉयज। ये आपका बॉयंसी का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, अब जो मग है वो पानी को डिस्प्लेस कर रहा होगा कुछ, ठीक है। यस। प्रिंसिपल ये कहता है फ्लूइड मैकेनिक्स का कि कितना बॉयंट फोर्स लगेगा मग के ऊपर, जितना जितना वेट ऑफ वॉल्यूम वो वाटर का डिस्प्लेस करेगा, वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो गामा का क्या फॉर्मूला होता है, गामा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम। किसका वेट, वॉल्यूम किसका लेंगे हम, मग का, गामा किसका लेंगे, व्हाट? वाटर का, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स क्या हो गया, गामा डब्ल्यू इंटू वी मग। समझ गए बात को? इतना लगेगा आपका क्या, बॉइंट फोर्स किसी चीज पर, जब आप उसको नीचे से उसको पानी के अगेंस्ट दबाते हैं, ठीक है। अब समझो समझो बात को। ये आपका आ गया ग्राउंड लेवल और ये आपका आ गया ग्राउंड वाटर टेबल। रिपीट करिए एक मिनट सर, नेटवर्क चला गया। अभी शुरू हुआ। अभी तो शुरू किए हैं। ठीक है सर। हाँ, बॉइंट फोर्स तो सुना होगा ना, व्हाट इज बॉइंट फोर्स? ठीक है, बॉइंट फोर्स वो चीज होता है जो फोर्स पानी अप्लाई करता है, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसको हम उसमें दबा रहे होते हैं, जब ऑब्जेक्ट कोई पानी में चल रहा होता है उसके ऊपर एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लग रहा होता है, दैट फोर्स इज नोन एज बॉइंट फोर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड लेवल है और नीचे है ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक। यहाँ के सॉइल में और यहाँ के सॉइल सैंपल में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? ग्राउंड वाटर टेबल में क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल है उस सॉइल में आपका सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो किससे भर रखा है, पानी से। पानी से। ऐसा हो सकता है कि ये जो ऊपर सॉइल है यहाँ भी सारा का सारा वॉल्यूम किससे भर रखा हो, पानी से, पर फिर भी ये सॉइल डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल है बी, उसका वही कंडीशन है जैसे पानी में मग है, जैसे पानी में इधर सॉइल रख दिया ऐसे, ये कंडीशन है इसका। मतलब कि इधर का जो बी सॉइल होगा उस पर एक क्या लग रहा होगा, अपवर्ड बॉइंट फोर्स, अपवर्ड एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक वेट। बात समझ आई? यस। अच्छा, एक और बात यहाँ डिस्कस करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, देखना। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक ये पानी होता है, इसमें पतली सी ट्यूब डालते हैं इस तरह से, और ये Yes. पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है इस तरह से, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी एक्शन, या इसे बोलते हैं कैपिलरी राइज, इसे यस। कैपिलरी राइज बोलते हैं। ये तभी होता है जब पानी के अंदर पतला ट्यूब डालते हैं, तब नहीं होता कि अगर मोटा डालेंगे, ठीक है, तब नहीं ऊपर आता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। इसी तरह सॉइल में क्या होता है, सॉइल में पतली पतली ट्यूब्स बनती हैं पोर्स में से। सॉइल के स्ट्रक्चर में क्या है, पोर्स है ना, वो पतली पतली ट्यूब्स बनती हैं ऐसे, आड़ी टेढ़ी ऐसी, और वो पानी को क्या करती हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर लेके जाती हैं, जैसे यहाँ लेके गया, पानी को ऊपर लेके गया अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसी को तो कैपिलरी एक्शन कहते हैं। व्हेन वाटर मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, इट इज नोन एज कैपिलरी राइज, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी राइज होता है, ये क्या करता है, कुछ हाइट तक अबव द वाटर टेबल, कुछ हाइट तक अबव द वाटर टेबल, ये सॉइल को फुली सैचुरेट कर देता है। क्या कर देता है, सॉइल को फुली सैचुरेटेड जोन आ गया सॉइल का। इसके नीचे जो सॉइल है वो सबमर्ज सॉइल है, वो पानी में डूबा हुआ सॉइल है, पर ऊपर का जो सॉइल है दैट इज नॉट पानी में डूबा हुआ। अदर बात क्या है, उस सॉइल में एयर की जगह सिर्फ वाटर है, वो बात तो सच है,
बट पानी में डूबा हुआ नहीं है। जो बी सॉइल है वो क्या है, पानी में डूबा हुआ, ये देखो पानी है और इसमें डूब गया हुआ सॉइल। ये ऊपर का सॉइल सबमर्ज कंडीशन में नहीं है, ऊपर का सॉइल क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हर सैचुरेटेड सॉइल सबमर्ज नहीं होता, Yes. सबमर्ज नहीं होता। हिंदी में लिखा है मैंने ताकि अच्छे समझो। पर उल्टा क्या बोल सकते हैं कि एवरी सबमर्ज सॉइल Is saturated. इज सैचुरेटेड। ये तो सच है। सैचुरेशन का मतलब तो यही होता है ना कि वाटर भरा हुआ है पोर्स के अंदर, ठीक है, उसका Yes. इतना ही मतलब है। सबमर्ज है या नहीं है वो बात अलग की है, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ग्राउंड वाटर टेबल से जितना भी सॉइल नीचे होगा वो सारा का सारा क्या होगा, सबमर्ज भी होगा, सैचुरेटेड भी होगा। और ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल होगा वो हो सकता है फुली सैचुरेटेड हो, बट वो सबमर्ज नहीं होगा। और जब ये जोन खत्म होगा ना फुली सैचुरेशन वाला, फिर यहाँ पे कुछ पार्शली सैचुरेशन जोन आता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं पार्शली सैचुरेशन जोन। उसके ऊपर हो सकता है कि आपको ड्राई सैंपल भी मिल जाए। बात क्लियर होगी? Yes. दिस इज हाउ वी रीड कॉन्सेप्ट्स इन सॉइल मैकेनिक्स, ठीक। अब अगर एग्जाम में ये लाइन लिखी हुई आएगी ना तो आपको परेशान नहीं करेगी। एवरी सैचुरेटेड सॉइल इज एवरी सबमर्ज्ड सॉइल इज सैचुरेटेड बट नॉट एवरी सैचुरेटेड सॉइल इज सबमर्ज्ड, ठीक है। इसको लिख लो बढ़िया तरीके से। चलो डन। अब देखो ये मैं ग्राउंड ये बी सॉइल निकाल के लाया हूँ, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाटर टेबल के नीचे इस तरह से आपका बी सॉइल है, ठीक। और बी सॉइल का कुछ वेट होगा। वेट किसके कारण होगा, सैचुरेशन के कारण। एक तो सॉलिड का वेट होगा, दूसरा वेट किसका होगा, वाटर का। तो उसको ऐसा लिख लो, वेट सैचुरेटेड। उसका फेज डायग्राम तो कौन सा बनेगा, वेट सैचुरेशन वाला ही तो बनेगा यार, क्या कर रहे हो, वेट सैचुरेटेड, समझ रहे हो। और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स हमने क्या पढ़ा था अभी, बॉइंट फोर्स होता है क्या, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। अगर इस बी सॉइल का वॉल्यूम वी है तो वेट सैचुरेटेड क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू वी। गामा देखो ना वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेट लिख रहा हूँ गामा इंटू वी करके। तो वेट सैचुरेटेड कैसे लिखा, गामा सैचुरेटेड इंटू वी। और बॉइंट फोर्स कैसा लिखा, गामा डब्ल्यू इंटू वी, ठीक है। बात समझ आई, ठीक। अब देखो अगर मुझे गामा सबमर्ज लिखना है, गामा सबमर्ज देखो, गामा सैट में हमने क्या लिया था, वेट सैट अपॉन वी। तो गामा सबमर्ज में क्या लेंगे, वेट बॉइंट, मतलब बॉइंट फोर्स के बाद जो वेट निकलेगा नेट वेट अपॉन वी। नेट वेट कैसे निकलेगा, गामा सैचुरेटेड इंटू वी। डाउनवर्ड कितना लग रहा है, गामा सैचुरेटेड इंटू वी। ऊपर कितना लग रहा है, गामा डब्ल्यू इंटू वी अपॉन कैपिटल वी। इसका मतलब क्या हुआ, वी को कॉमन ले लो, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन वी। वी और वी कैंसिल हो जाएगा, तो गामा समर्स कितना बचेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हेयर। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे। गामा सैचुरेटेड दे देता है, गामा डब्ल्यू आपको नोन होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कई केसेस में हम गामा डब्ल्यू को 10 भी ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। ये 10 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसका। अगर गामा सेट आपको 24 दिया है तो -10 कर दो, कितना बच गया, 14 बच गया। तो गामा समझ आएगा कितना निकल गया, 14 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस।
गया? यस सर। बढ़िया तरीके से समझ आ गया? एकदम बढ़िया। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ गेट में पूछे जाते हैं। अगर कोई गेट की भी देखेगा तो वो यहाँ कॉन्सेप्ट को गेट में यूज कर सकता है। गेट वाले यहाँ से बड़ा उनका फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है। पर आपको जेई में भी, इसका मतलब ये नहीं कि गेट में पूछते तो जेई में नहीं पूछेंगे। ठीक है, जेई में भी पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेडिंग में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। कौन सा सॉलिड? किसका सॉलिड? सॉइल का। सॉइल का ग्रेन, ठीक है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोट किया जाएगा इसको जीएस के साथ। ठीक है। आप लोग पढ़ते थे ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पढ़ा है ये? यस सर। ये भी पढ़ा होगा कि रो ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू गामा ऑफ सब्सटेंस एंड अवर गामा ऑफ वाटर। ये भी पढ़ा है रिलेशन, ये वही रिलेशन है। तो जीएस क्या आ गया? जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस मतलब सॉलिड, तो यहाँ पे सामने क्या आएगा? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है। कितना आ गया जीएस आपका? गामा एस अपॉन गामा, दिस इज द वैल्यू ऑफ जीएस। हो गया? यस सर। यहाँ पे एक और हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, मतलब पूरे सॉइल का, और इसे बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, पूरे सॉइल का, और इसे डिनोट करते हैं जीएम के साथ। और इसका रिलेशनशिप होता है, जैसे यहाँ पे गामा एस यूज किया, केवल सॉलिड यूज किया, तो वहां पूरा गामा टी यूज करेंगे, बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ जीएम। और इन दिनों दोनों जीएम और जीएस के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसके ऊपर हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, जीएम इज इक्वल टू जीएस अपॉन 1 प्लस ई। डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली आम खाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? वॉइड रेशियो इतना है, ठीक है, जीएस इतना है, बताओ जीएम क्या बनेगा? नहीं निकाल सकते, दो अननोन है, दो नोन है, एक अननोन है। ठीक है, इस तरह का रिलेशन बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन बनता है एक लाइन में। गामा टी हियर इज बल्क यूनिट वेट। डन? ठीक है, तो ये हमने कुछ पढ़ी यहाँ पे डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सॉइल के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जितनी भी डेफिनेशंस होती है, ई होता है, एन होता है, जीएस होता है, एस होता है, और क्या क्या होता है? डब्ल्यू होता है, जीएस होता है, जीएम होता है, और कंटेंट, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, पोरोसिटीज, एयर कंटेंट, गामा होते हैं, गामा टी, गामा एस, गामा डी, गामा डब्ल्यू, गामा सबमर्ज, गामा सैट। ये सब चीजें पढ़ी, और ये सब आपके ना फॉर्मूले कॉपी में, फॉर्मूला जो कॉपी होगी उसमें बनानी है। ठीक है। देखो फॉर्मूला कॉपी में ना नोट्स मत बनाना। नोट्स का क्या होता है कि नोट्स वाली कॉपी में नोट्स ही बनाना। फॉर्मूला कॉपी इसलिए होती है कि जस्ट आपको जल्दी से जल्दी फॉर्मूला आपके रिवाइज हो जाए। जैसे पहला फॉर्मूला डायरेक्टली आप लिखोगे, वाटर फॉर्मूला वेट अपॉन वाटर अपॉन दूसरा फॉर्मूला ई इक्वल टू वी वी अपॉन वी। कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना है इसमें, लेट योर माइंड थिंक कि क्या था। ठीक है ना। और फॉर्मूला कॉपी से रिवाइज करने की कोशिश करो, उल्टे रिवर्स ऑर्डर में, तो वो आपका दिमाग ज्यादा तेज होता जाएगा। फिर एन क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। बस इतना सा इंफॉर्मेशन आना चाहिए आपका।
अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं फॉर्मूला कॉपी बनाने का। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब दिमाग को सोचने पे मजबूर करना है। चीजें सामने होगी तो दिमाग कम सोचता है, चीजें नहीं होंगी सामने तो दिमाग ज्यादा सोचेगा, आपका शार्प होगा। ठीक है, अच्छा। अब जितनी भी हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी है, इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है। जैसे हमने पहला एक रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जीएम इक्वल टू जीएस अपॉन 1+E। ये देखो, ये तीन क्वांटिटीज के बीच में क्या था, रिलेशनशिप था। वैसे ही इन सब के बीच में रिलेशनशिप्स हैं, और उन रिलेशनशिप्स को बोलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऐसा, और वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तैयार है? देखो, पहले एक फॉर्मूला मैं ड्राइव करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको फील आ जाए। बाकी हर फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ बहुत लंबी हो जाती है फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये होगा कि देखना, मैंने इसको याद ही किया तभी मेरे को डेरिवेशन आता है, अदरवाइज याद नहीं करता तो कैसे आता? तो याद रखने के लिए भी तो क्या मेमोरी चाहिए, तो वही मेमोरी डायरेक्टली याद रखने में लगाओ। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका वेट ऑफ वाटर। देखो, पहला स्टेप होगा डेफिनेशन का कि वेट वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो क्या मैं वेट ऑफ वाटर कैसा लिख सकता हूँ कि W इंटू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मतलब इसको मैं ऐसा लिख पाया, स्मॉल w इंटू वेट ऑफ सॉलिड। ये टोटल मिलके क्या बना रहे हैं, ये सेकंड स्टेप है डेरिवेशन का। मेरे को पता है कि मेरे को ऐसा लिखना है, W इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। फिर क्या कर दो, वेट ऑफ वाटर को रिप्लेस कर दो वेट ऑफ सॉलिड इनटू वाटर कंटेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, WS कॉमन ले लो, 1+W इक्वल टू कैपिटल W। फिर अगले स्टेप में क्या करो, द वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन 1+ वाटर कंटेंट। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया डिराइव। तो हमने इसमें क्या सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं सीखा इसमें, बस दिमाग पे बोझ बनाया कि स्टेप याद करना है। जिस डेरिवेशन में कुछ सीखने को मिले वो डेरिवेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट समझे आप लोग? ठीक है, Yes, sir. Yes, हाउ sir. हाउ टू स्टडी स्मार्ट। ठीक है, लोग क्या करते हैं, उनको मजा आता है इसमें, फिर इसमें ही घूमते रहते हैं अंदर। ठीक है, तो 4 दिन में डेरिवेशन कंप्लीट होता है सभी फॉर्मूलेस का। फिर लगता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बेटा बाद में इसको आपने याद ही किया है ठीक है, कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो करके डेरिवेशन बनाना है। ये काम होते थे आपके कन्वेंशनल एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में ऐसे काम नहीं चलते। ठीक, नोट हो गया? Yes. बता दूं, सेकंड फॉर्मूला इज सेम वैसा है, दिस इज सॉलिड, दिस इज वाटर, दिस इज एयर। ठीक है, इसको आप बोल रहे हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको बोल रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को क्या लिख सकते हो, वॉइड रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये लिखती है E इंटू VS। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम को क्या लिख पाओगे, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, E डॉट VS प्लस VS, तो VS 1+E, and second formula is Vs equal to V over 1+E। ठीक है, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। डायरेक्टली इस फॉर्मूला को याद करो, कॉपी में ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब मैं नहीं लिखने वाला ये सब। डन। Okay. थर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू N अपॉन 1 माइनस N। फोर्थ फॉर्मूला, N इज इक्वल टू वॉइड रेशियो 1+E। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, जिसे पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशनशिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। क्या करता है ऑब्जेक्टिव में, आपको पोरोसिटी दे देगा कितना है, ठीक है, और वॉइड रेशियो निकाल दो, या वॉइड रेशियो दे देगा तो पोरोसिटी निकाल दो। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा छोटा सा। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला आपका जो है इसके अंदर, दैट इज E डॉट S अपॉन इज इक्वल टू WGS।
यहाँ पे ई क्या है, वॉइड रेशियो, Void ratio. Ratio. एस है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डब्ल्यू है वाटर कंटेंट और जीएस है स्पेसिफिक ग्रेविटी Also, ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अगर मेरे से पूछो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पूरे इसमें कौन सा है, तो वो ये वाला है, इस पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हो गया क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट चले आगे, साथ साथ में याद करेंगे, ठीक है। वाटर कंटेंट का क्या था फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू W अपॉन 1 प्लस वाटर। दूसरा भी कुछ ऐसा है, वॉल्यूम में लिख लो सिर्फ, देखो सेम है, अपॉन ई कर देंगे। थर्ड था N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई, ई था N अपॉन 1 माइनस N, और फिफ्थ था E इक्वल टू WGS अपॉन S, ऐसा, Yes, sir. ठीक है। ये फॉर्मूले हमने पढ़े अब तक। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है बल्क यूनिट वेट का। बल्क यूनिट वेट का एक फॉर्मूला याद करो, सभी यूनिट वेट के निकल जाएंगे इससे फॉर्मूले। दिस इज GS प्लस S डॉट E अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बाकी सब फॉर्मूले से डिराइव हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूला लिखना चाहता हूं मैं, गामा सैचुरेटेड के लिखना चाहता हूं, तो मतलब गामा सैचुरेटेड के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो मतलब S कितना हो गया, 1. S. S1 हो गया, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो GS, S की जगह 1 पुट कर दो, E 1 प्लस E इंटू गामा W। आई बात समझ में? अब इस फॉर्मूले को देखो, फिफ्थ फॉर्मूले को देखो, अगर इसमें S1 पुट करो तो क्या बन जाएगा, E इक्वल टू W GS Yes. और S इक्वल टू 1। तो देखो इसी फॉर्मूले को मैं चेंज कर सकता हूँ, गामा सैचुरेटेड, नेक्स्ट फॉर्मूला एट्थ, इज इक्वल टू GS प्लस E लिखा है, E की जगह क्या लिखना है, WGS अपॉन 1 प्लस WGS गामा W, ठीक है। तो GS क्या हो जाएगा, 1 प्लस W, ठीक, 1 प्लस WGS इंटू गामा W। तो ये आपका गामा सेट का नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। दिस वन। हो गया? जी सर. हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने गामा टी का फॉर्मूला पढ़ लिया, गामा सेट का पढ़ लिया, नेक्स्ट हमने पढ़ना है गामा डी का। देखो गामा डी होगा तो एस कितना होगा बताओ, गामा डी के लिए ड्राई यूनिट वेट है, तो डिग्री सैचुरेशन कितना होगा, जी. 0। तो फॉर्मूला वहां था GS प्लस SE, तो S की जगह 0 आ जाएगा, तो GS बच जाएगा केवल 1 प्लस E इंटू गामा। गामा टी का फॉर्मूला वो याद करना था ना, GS प्लस SE अपॉन 1 प्लस E। एस को क्या पुट कर दिया, 0, तो GS प्लस 0 हो गया, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला गामा डी का। नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज फॉर गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज का आप लोग जानते हो, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, अभी पीछे ड्राइव किया हमने। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, GS, S की जगह E रखना है, 1 प्लस E इंटू गामा W माइनस गामा W। क्या कॉमन आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस E, ठीक। तो ये बन जाएगा GS गामा W प्लस E टाइम्स गामा W माइनस गामा W माइनस E डॉट गामा
W तो क्या कैंसिल हो गया, ये और बच क्या गया, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू GS -1 इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E। दिस इज गामा सबमर्ज। ऐसे हो गया। जी सर। ठीक है, एक लास्ट में फॉर्मूला है जो गामा ड्राई का डायरेक्टली याद रखना है, ये है 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड्स इंटू जी गामा डब्ल्यू। देखो जी गामा डब्ल्यू तो आप याद करते ही हो, अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी आ गया कहाँ से, WGS ऐसा कुछ समझ लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करा हुआ है, बेसिकली हमने ड्राइव नहीं किया, हमने डायरेक्टली नोट करना है। ठीक है, 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड्स जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस WGS, ये सॉलिड का ही होता है GS। ठीक है, अच्छा इनको याद करने का देखो, डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। पहला फॉर्मूला लिखो, GS प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा डब्ल्यू। गामा सेट करना, एस को 1 पुट कर दो, GS प्लस E अपॉन 1 प्लस E, सेम फॉर्मूला, बस एस को पुट रखा 1 यहाँ पर। नेक्स्ट लिखना है ड्राई, तो क्या करो, E हटा दो, इस तरह देखो ट्रिक बना लो, E हटा दो। नेक्स्ट लिखना है सबमर्ज, तो GS में -1 कर दो, बस अब डायरेक्टली हो गया, तो डायरेक्टली याद रख लोगे। और एक फॉर्मूला ये एक्स्ट्रा याद रख लेना। हो गया, जी सर हो गया। दिख रहा सिलेबस अब, स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है आप लोगों को। जी सर। जी सर। तो इसमें देखो कवर हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन होगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमने लिखा है इधर प्रॉपर्टीज के बाद। प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के एंड में होती हैं, वो कवर हो जाएगी। सॉइल क्लासिफिकेशन होगा इस चैप्टर के बाद। फिर 3 फेज सिस्टम समझ आ गया, फंडामेंटल डेफिनेशन समझ आ गई सारी, उनके बीच में रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप हमने सब कर ली। ठीक है, ये सब होगा। ये फ्लो थ्रू वाटर थ्रू सॉइल्स परमेबिलिटी, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर है, इफेक्टिव स्ट्रेस वाला। ठीक है, फिर डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल कंसोलिडेशन डिफरेंट चैप्टर है, कॉम्पैक्शन डिफरेंट चैप्टर है, शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर हमने मिक्स कर दिए यहाँ पर। अब पहले चैप्टर में ये यहाँ पे ये रहता है मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी बाय कोर कटर एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, किस तरह से मेजर करते हैं। बाकी जो चीजें हैं, सॉइल एक्सप्लोरेशन, SPT, प्लेट लोड टेस्ट, ये साथ में होगी, बेरिंग कैपेसिटी एंड इट्स मेथड। ठीक है, तो पहले चैप्टर को आप ये समझ लो कि हमारे पास सिर्फ जो लिखा है उसके मुताबिक सिर्फ हमने पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी बाय कोर कटर मेथड एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास जो रहती है वो प्रॉपर्टीज रहती है। फिर ये पहला चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। ठीक, यहाँ कहीं मेंशन नहीं था डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, बट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। क्या ना, आपको पूरा विश्वास है कि ये सिलेबस पे कभी नहीं टिकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्स्ट्रा।
कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, थोड़े मेथड्स हैं उनके नाम देख लेंगे, क्योंकि हमने यूनिट वेट के मेथड तो पढ़ने ही है। तो वाटर की दो ही चीज़ें होती हैं, वाटर कंटेंट और यूनिट वेट इसके अंदर, ठीक है। तो वाटर कंटेंट देखो, पहली बात समझो, किसके अंदर का आप ज़्यादा देखोगे। डेफिनेटली फाइन ग्रेड सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होता है, तो क्योंकि अगर आपका सैंड होगा तो वाटर उसमें से पास हो चुका होगा बहुत तेज़ी से। वाटर कंटेंट किसके अंदर रुका रहेगा, फाइन ग्रेड के अंदर, ठीक है। तो हम किसका वाटर कंटेंट निकालते रहते हैं, फाइन ग्रेड सॉइल का। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के कुछ मेथड्स हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेथड्स फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। तो पहला मेथड जो उसमें आता है, सब लोगों ने शायद किया होगा आपने पढ़ाई के दौरान, ओवन ड्राई मेथड। Yes, sir. दूसरा मेथड आता है पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। देखो ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, आप लोगों को दिखाया मैंने सिलेबस, ठीक है, किस तरह से दे रखा है। सिर्फ नाम पढ़ेंगे और जो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन इनके बारे में पढ़नी है वो पढ़ लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन बन जाए तो हमसे छूटे ना। और क्वेश्चन हमेशा उसी लेवल के बनते हैं, हमें पता है, ठीक है, कि क्वेश्चन बनता क्या है इसमें से। टॉर्शन बैलेंस मेथड, नेक्स्ट इज योर कैल्शियम कार्बाइड मेथड, लास्ट वन इज रेडिएशन मेथड। तो ये 6 मेथड हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हो सॉइल सैंपल का, ठीक है। ठीक, देखो इसमें जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है दैट इज द फास्टेस्ट मेथड, तो इसके सामने लिख लेंगे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। पिक्नोमीटर मेथड जो है दैट इज सेकंड फास्टेस्ट। तो अभी के लिए ये पॉइंट्स यहाँ लिख लेंगे। कैल्शियम कार्बाइड इज द फास्टेस्ट मेथड, क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड पे कि कौन सा मेथड वाटर कंटेंट का सबसे फास्टेस्ट है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। पिक्नोमीटर मेथड पे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, ठीक। सबसे पहले पढ़ेंगे ओवन ड्राई मेथड, मिटा दें सबको, मिटा दो कि नहीं। Yes, sir. फर्स्ट मेथड इज ओवन ड्राई मेथड, तो सुनते जाएंगे, ठीक है, कि क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। देखो यार, वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर रहे हो तो इसका मतलब जरूरी है कि आपका सॉइल सैंपल गीला होना चाहिए, वेट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, है ना, अदरवाइज तो मॉइस्चर किसका निकालोगे। तो सबसे पहले हम मॉइस्ट सैंपल लेते हैं एक, उसको क्या करते हैं, ओवन में रखते हैं, ठीक है। अपने घर वाले ओवन में मत रख लेना, ये कोई और स्पेशल ओवन होते हैं जो लेबोरेटरीज के लिए बनते हैं। इसका ड्यूरेशन रहता है 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के लिए आप सैंपल को रखोगे ओवन के अंदर, घर में रख दिया तो क्या होगा, 24 आवर ओवन थोड़ी चल देगा आपका, ठीक है, उससे पहले ही काम खराब हो जाएगा। और क्या होगा, उसके बाद ड्राई सैंपल क्रिएट हो जाएगा आपके पास, ड्राई सैंपल, ठीक है। हो गया जो कर रहे थे, Yes, sir. ठीक है। पहले क्या किया जाता है कि मॉइस्ट सैंपल का वेट कर लिया जाता है, उसके बाद जब 24 घंटे बाद आप ड्राई सैंपल का भी वेट कर लेते हो। समझो बात क्यों कि चेंजेस हुई कहाँ है। पहले सैंपल में मॉइस्ट सैंपल था, उसको हमने ड्राई बना दिया, मतलब कि पानी को सुखा दिया, मतलब कि जो W1 माइनस W2 डिफरेंस है वो मुझे क्या बताएगा कि वेट ऑफ वाटर कितना था बीच में, पानी का कितना वेट था। समझ रहे बात को। Yes. और जो W2 है वो मुझे ये बताएगा कि सुखाने के बाद वेट किसका बचेगा, हवा का वेट थोड़ी होता है, वो किसका वेट रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड्स का, ठीक है। अब यहाँ पर 24 घंटे के लिए रखते तो हैं, बट एक टेम्परेचर रेंज होता है, वो टेम्परेचर रेंज जो है वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ एक चीज 24 घंटे भी पूछा जाता है, कितना ड्यूरेशन का है। टेम्परेचर रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। तो अगर ऐसा कहीं जरूरत पड़ गया कि ऑर्गेनिक को टेस्टिंग करना है तो उसका टेम्परेचर रेंज है 60 डिग्री सेल्सियस से लेके 80 डिग्री सेल्सियस, किसके केस में, ऑर्गेनिक सॉइल में, ठीक। दोनों रेंजेस याद रहनी चाहिए, 105 से 110
और 60 से 80 ये टेम्परेचर के प्रोसीजर में ये आपके मेथड के प्रोसीजर में आता है। ठीक है, आपने रेंज रख ली, 24 घंटे बाद ड्राई बन गया, वेट कर लिया, उसके बाद वाटर कंटेंट निकालेंगे कैसे? वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपको पता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर कहाँ से पता लग रहा है? W1 माइनस W2। वेट ऑफ सॉलिड कहाँ से पता चल रहा है? W2 से। दिस इज योर फॉर्मूला एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वाटर कंटेंट। ठीक है, द रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेंज को याद रखना, टाइम ड्यूरेशन याद रखना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की दोनों की। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूले को याद क्या रखना, समझने वाली बात है, इसमें तो याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, डन। डन सर। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है हमसे कि जो हमने रेंज रखा है, इतना रेंज क्यों रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? समझना बात को। अब देखो, वाटर कंटेंट तो मैंने को पहले ही बताया, किनका निकालते रहते हैं हम लोग। अगर ऑर्गेनिक सॉइल की बात करूंगा, वाटर कंटेंट किसका निकालते हैं? क्ले वे का। आवाज आ रही है? तो क्ले का निकालते हैं, तो आप लोग जानते हो क्ले के पार्टिकल जो होता है उसके बाहर क्या होता है? एक एडजॉर्ब्ड लेयर ऑफ वाटर होती है। ठीक है, वीकली बॉन्डेड और स्ट्रांगली बॉन्डेड दोनों, दे आर अब्सॉर्ब्ड लेयर ऑफ वाटर। जो ब्लैक कलर से बना रहा है वो फ्री वाटर है, दैट इज फ्री वाटर। ये जो पानी होते हैं, एक स्ट्रांगली बॉन्डेड और एक वीकली बॉन्डेड, इन्हें हम क्या कहा, इनका नाम क्या दिया था हमने? स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर। और ऐसा देखा गया जब ये मेथड को इजाद किया गया कि अगर आप टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री के बीच में रख रहे थे, तो जो क्ले है वो अपना ये जो स्ट्रांगली बॉन्डेड वाटर है और जो वीकली बॉन्डेड वाटर है उसे क्या कर रहा था? छोड़ दे रहा था। मतलब कि आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या स्ट्रक्चरल वाटर क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था, इज लॉस्ट, वो भी सूख जा रहा था। पर ओरिजिनल कंडीशन में 110 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर जाएगा नहीं, तो क्ले का इस तरह की टेस्टिंग करना बिल्कुल क्या होगा? फिर गलत हो जाएगा। समझ गए? अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही खत्म कर दोगे क्ले का, जो कि कभी फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उस केस में आपने क्या कर दिया? प्रॉपर्टी विल चेंज इंटायरली। उसका प्रॉपर्टी क्या कर दिया? प्रॉपर्टी विल चेंज इंटायरली। समझ गए? दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर कीपिंग द टेम्परेचर इन दिस रेंज बिकॉज द स्ट्रक्चरल वाटर इज लॉस्ट। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, बिकॉज द स्ट्रक्चरल वाटर इज लॉस्ट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट। हो गया? जी सर। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड इज अ स्पेशल मेथड। क्यों? इसका जो है ना, आप इससे वाटर कंटेंट तो निकाल ही सकते हो, साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉइल सॉलिड्स भी निकाल सकते हो। इट कैन मेजर टू थिंग्स। तो क्वेश्चन हमेशा ये बनेगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जो दोनों चीजों को माप सकता है? वाटर कंटेंट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉइल सॉलिड्स। It is the only method to determine both of these quantities, specific gravity of soil solids. Can determine both. ठीक है। दूसरी इसके लिए बात है कि ये ज्यादा जो है ये सूट करता है, मोर सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल। मोर सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि पिक्नोमीटर मेथड किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, वाटर कंटेंट तो वो मेजर करता है, साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेजर करता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है
देखो मैं वर्किंग में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, इसका कैसा प्रोसीजर है। मैं आपको बस एक बात समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये तो जरूरी है ना कि जब वाटर कंटेंट निकाल रहे हो तो आपका सैंपल जो यूज करें आपको कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर वाला होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तो while determining the moisture content, moist sample is used. Moist sample is used, and while determining the specific gravity, ड्राई सैंपल। तो सैंपल यूज करना है ड्राई सैंपल, ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, ड्राई सैंपल इज यूज्ड इस तरह से। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव बना लो यहाँ से। ओके, नेक्स्ट इसमें ये है कि जो जीएस हम निकालते होंगे वो किसी टेम्परेचर पे निकालते होंगे, है ना। किसी टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं, सैंपल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पे ही जीएस निकलेगा। पर बात यह है कि जब भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए जीएस की, तो वो एक चीज स्पेसिफाइड है हमें कि जीएस वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड एट कितना डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मैं लाल पेन से कर रहा हूँ, ये इस मेथड में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे किताबों के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि आपने जो जीएस निकाला किसी और टेम्परेचर में, तो उसको कन्वर्ट करके दे देंगे। उसको कन्वर्ट करने का तरीका भी होता है। ठीक, डन। बच्चों की संख्या घटना स्टार्ट हो गई है। अब 17 ही रह गए हैं। एक ही है सर अभी। ये मजेदार सब्जेक्ट है सर, इसमें काम ही जाएंगे बच्चे। फिर भी कम हो ही रहे हैं ना। चलो, नेक्स्ट हमारे पास 3 मेथड और हैं। एक है सैंड बाथ मेथड, एक है टॉर्शन बैलेंस मेथड, एंड थर्ड इज योर कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ एक एक लाइन पढ़ना है। सैंड बाथ मेथड में क्या करते हैं बेसिकली, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। मुझे लग रहा है कि नेट ही कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हो गया, तभी कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, सैंड बाथ मेथड में क्या करते हैं कि बाथ कराना है सैंपल को। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस तरह से बड़ा सा सैंड ले लेते हैं, उसके अंदर सैंपल रख लेते हैं सॉइल का, और सॉइल के सैंपल को ना इस तरह से डायरेक्टली हीट नहीं करते। इस तरह से डायरेक्टली हीट करने से क्या होता है कि इसकी नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग होती है सॉइल का। तो सैंड बाथ मेथड का यही फायदा है कि अगर अब इसको हीट करोगे तो पहले सैंड इक्वली हीट होगा हर जगह से, फिर उसका क्या बनेगा, यूनिफॉर्म हीटिंग, सैंपल का यूनिफॉर्म हीटिंग। तो सैंड बाथ के लिए मैं एक ही लाइन लिखूंगा, इट लीड्स टू यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ सॉइल। इट लीड्स टू यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, जल्दी से लाइन लिख लें, फिर आगे चलते हैं टॉर्शन बैलेंस मेथड पे। लिख लिया सबने? जी Yes. सर। देखो, टॉर्शन बैलेंस मेथड जो है वो उन सॉइल्स के लिए होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ। इट यूज्ड
is used for soils hygroscopic in nature. बस इतना शब्द याद रखना, वो हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक ऐसा सॉइल होता है जो बड़ा ही जल्दी से मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मैं हाइग्रोस्कोपिक का एक बार लिख दूं, हाइग्रोस्कोपिक सॉइल्स एब्जॉर्ब water very quickly from atmosphere। बस इतना सा लाइन याद रखेंगे टॉर्शन बैलेंस मेथड के लिए। और कैल्शियम कार्बाइड मेथड के लिए हम लोग ये याद रखेंगे कि पहली बात तो ये फास्टेस्ट मेथड है, दूसरी बात ये है, ठीक, दूसरी बात ये है, ये हमने बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड एक आपका कंपाउंड होता है, ठीक है, इसको ऐड करते हैं सॉइल सैंपल में, और ये कंपाउंड क्या करता है, जो अंदर प्रेजेंट H2 होता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद एक गैस प्रोड्यूस करता है C2H2, जिसे बोलते हैं एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस साथ में आपका कंपाउंड बनाता है CaOH2। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो गैस प्रोड्यूस हुआ कैल्शियम कार्बाइड मेथड में, उसका नाम क्या है, दैट इज एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। फिर ये क्या होता है कि गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, और उस प्रेशर एक्सर्ट करने पर हमें ये पता चल जाता है कि अंदर मॉइस्चर कंटेंट था कितना। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। प्रोसीजर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, we have to memorize 2 points, that this is the fastest method, and second, acetylene gas is released in this chemical reaction। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, water content is measured by noting the pressure exerted by, किससे, प्रेशर exerted by acetylene gas। बस इतना सा पॉइंट याद रखें। ठीक, प्रोसीजर याद करके क्या करना है, कोई मेथड थोड़ी करना है वहां पर। ठीक हो गया ये? जी सर। सबका लास्ट इसमें हमने पढ़ा था रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो रेडिएशन मतलब कि कुछ रेडिएशंस वगैरह निकलती होंगी मेथड में, तो उससे हमें पता चलता होगा। तो रेडिएशन मेथड जो एग्जांपल है वो है एनडीटी मेथड का। एनडीटी मेथड क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। तो एग्जांपल ये है एनडीटी मेथड। बस इतनी सी लाइन याद रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखनी है रेडिएशन के लिए, ये दोनों, ये जो रेडिएशन है कॉमन है वाटर कंटेंट में भी और गामा नोट करने में भी। गामा मतलब यूनिट वेट, वाटर मतलब वाटर कंटेंट। तो ये अकेला मेथड है जो कि कॉमन है दोनों चीजों में। वो जो हमने पिक्रोमीटर पढ़ा था उससे वाटर कंटेंट निकालते थे और जीएस निकालते थे, वो अलग चीज है। ठीक है, हो गया नोट। चलो, हमने वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के मेथड्स पढ़ लिए। हमारे पास सिलेबस में 2 मेथड्स दिए हैं, और मेथड में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, वर्किंग तो कभी पूछेगा नहीं मेथड की, और वैसे भी कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला है नहीं मेथड्स के अंदर उनके, बस समझ लिखा है तो समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट करना है, इसमें हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, लगभग 5 मेथड हैं, पर हमें 2 दिए हैं सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड हमारा आता है कोर कटर मेथड। सेकंड आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड।
थर्ड वन इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्थ इज वाटर बैलून मेथड। सिर्फ नाम को देखेंगे, पहले दो डिस्क्राइब करेंगे हम, बाकी के तीन हम पढ़ेंगे भी नहीं, कोई लाइन भी नहीं लिखेंगे इनके लिए। लास्ट इज रेडिएशन मेथड। तो मैंने कहा था रेडिएशन मेथड एक कॉमन मेथड है, तो यहाँ पे लास्ट में आपका आ गया। रेडिएशन के लिए याद रखना है कि ये एनडीटी मेथड, ठीक है। पहले जो दो मेथड है उनको डिस्क्राइब कर लेंगे। हो गया? Yes, sir. ठीक। आपको पता है कि यार हम लोग क्या करते हैं, जब रोड बनाते हैं तो आपको याद होगा कि खुदाई करते हैं, सबसे पहले एक्सकेवेशन करते हैं और सबसे नीचे पहले सब ग्रेड तैयार करते हैं ना, मिट्टी का जो ग्रेड होता है सबसे पहले, ठीक है, तो उसे सब ग्रेड बोलते हैं, ठीक। सब बेस फिर सब ग्रेड। ठीक है, तो सब ग्रेड तैयार करने, वो मिट्टी का होता है, मिट्टी का नीचे, ठीक है, जो मिट्टी बनती है उसको कॉम्पैक्शन करते रहते हैं हम लोग। कॉम्पैक्शन क्या, रोलर रोलर चलाते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। फिर हमने क्या बोला होता है ना एजेंसी को कि भाई तुमने क्या करनी है, इसकी इतनी बार कॉम्पैक्शन करनी है तो उसका इतना वैल्यू आना चाहिए। किसका वैल्यू? गामा का, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा बोला होता है। तो फील्ड टेस्टिंग के लिए ये बेसिकली यूज होता है हमारा मेथड, कोर कटर मेथड, ठीक है। मतलब इतने वॉल्यूम में इतना इसका सॉलिड आ जाना चाहिए, मतलब अच्छे से पैकिंग हो जानी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, वहां कोर कटर लेके जाते हैं। इस तरह का एक apparatus होता है कोर कटर। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज। इस तरह का कुछ ऑपरेटर्स होता है कोर कटर, ठीक है। ये अंदर हॉलो होता है, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया ना, नीचे मैंने गोला बनाया है ऐसे, इस तरह से गोल, तो इस तरह से कटर होता है। इसको कटर को प्रेस किया जाता है अगेंस्ट ग्राउंड, तो कटर जैसे अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मिट्टी भर जाएगी, इस तरह से इसके अंदर मिट्टी भर जाएगी, ठीक। और इस मिट्टी को निकाल के हम बलों बाहर क्या करेंगे, इस तरह से बाहर इसका रख देंगे इसको, और इसका वेट ले लेंगे, वेट टेकर, इसका वेट ले लेंगे। लेटर से वेट हमने डब्ल्यू ले लिया, मिट्टी का वेट। ये जो कोर कटर अपरेटस होता है, इसका इसके अंदर जितना सॉइल आएगा उस कंटेनर का वॉल्यूम मुझे पहले से नोन होता है, तो ये इसका वॉल्यूम जो है वो नोन होता है, नोन वॉल्यूम, ठीक। अब मुझे गामा टी निकालना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितना मैंने वेट नोट किया है सॉइल का, वेट ऑफ सॉइल अपॉन ऐसा कर दूं वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, क्योंकि कितना कितना वॉल्यूम होगा सॉइल का, जितना कोर कटर का वॉल्यूम होगा, उसी ने तो निकाला उसे, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द गामा, ठीक ठीक। बाकी इसमें मेथड की सूटेबिलिटी पढ़ते हैं, किन किन सॉइल्स के लिए सूटेबल है, किन किन सॉइल्स के लिए सूटेबल नहीं है। वर्किंग इसका बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइन लिखूंगा, वो आप लिख लेना कॉपी में। दिस मेथड इज यूज्ड for determination of the in situ। in situ शब्द का मतलब पता है आपको? Yes sir, within the site। in situ density of compacted soils, ठीक है, by using a core cutter, by using a core cutter, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि किन तरह की सॉइल्स में आप यूज कर सकते हो। समझना बात को, अगर लिख चुके तो बात को समझना। देखो, हमने जब कोर कटर को ऐसे ही डाला होगा सॉइल के अंदर, तो जब इसको वापस से बाहर निकाला होगा तो क्या होता है कि अगर सॉइल आपका सैंडी होगा ना, तो सैंड के अंदर कोहिजन नहीं होता, तो वो क्या है, वापस से ऐसे गिर जाएगा, वो इसमें से निकल के बाहर गिर जाएगा। इसके अंदर आप बाहर निकाल रहे हैं तो मतलब इसके अंदर जो सॉइल है वो चिपका रहना चाहिए अंदर, तो चिपकेगा कौन सा सॉइल, जो फाइन ग्रेन होगा, ठीक है। तो इसकी सूटेबिलिटी आपको पता चल गई।
दिस मेथड, तो मैं ऐसा लिखूंगा, दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड इन फाइन grained soils, in fine grained soil। किसमें अडॉप्ट नहीं किया सकते, देखो आपको लिखा है ना सिलेबस में, तो ये चीज पूछेगा फिर आपसे, ठीक है। फॉर्मूले में कुछ है नहीं ज्यादा, तो ये चीज पूछेगा कि किसके लिए अडॉप्ट करेंगे, किसके लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन में, कैन नॉट बी अडॉप्टेड। बताओ किसमें अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, सैंडी सॉइल में, या ग्रेवल होंगे जिसमें, ग्रेवली, ठीक है ऐसा, या फिर ड्राई सॉइल में। क्या कह रहे हो? कोहेजन लेस सर। हाँ कोहिजन है, सैंड टॉप पे कोहिजन लेस ही होता है ना, ठीक है। ये डायग्राम हटा दो ऊपर वाली। ठीक है, एक बात और है नेक्स्ट लाइन में इसका, कि देखो कोर कटर तो वही ड्राइव करोगे जो आपकी सॉइल एक्सपोज्ड है ना, एक्सपोज सॉइल है सरफेस पर। अगर मैं कहूँ कि यहाँ वाले सॉइल का नहीं करना है, यहाँ वाले सॉइल का करना है, तो कहाँ कोर कटर लेके लगे रहोगे पूरा दिन? समझ आ रही बात? तो किस सॉइल के लिए करेंगे, ठीक है, यूज्ड फॉर एक्सपोज्ड सॉइल, ठीक है, वेयर कोर कटर could be driven, where core cutter could be driven, जहां आराम से कोर कटर अंदर चला जाए, ठीक है। देखो यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है ड्राई सॉइल। कई बार पता क्या होता है कि आपका क्ले भी बहुत सूखा हो ना, पानी वानी ना हो, तो क्ले में प्लास्टिसिटी नहीं रहती है, ठीक है। कोहेसिवनेस तो उसमें रहती है, पर वो ज्यादा एक्टिवेट होती है जब उसके अंदर पानी उसको मिलता है। तो ड्राई सॉइल क्या होता है, कई बार क्ले भी बाहर आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे ड्राई सॉइल लिखा है, ठीक है। इसको यहाँ देना ध्यान कि ड्राई सॉइल मैंने यहाँ लिख रखा है। हो गया? मुझे क्यों लग रहा है सब सो गए यार। यस सर, ओके। जी सर हो गया। यस यस हो गए। उठो उठो, सिलेक्शन बुला रही है आप लोगों को। नहीं नहीं सर, जागे हैं हम। नींद आ रही है सर। नींद आ रही है, बंद करे फिर। बस ये कर लेते हैं सर, सर सैंड सैंड रिप्लेसमेंट कर तो लेते हैं, कुछ लास्ट ही ज्यादा तो है बचा। नहीं है, कुछ है इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है। सैंड रिप्लेसमेंट में देखो जो जो कमियां थी हमारी किसके अंदर, कोर कटर के अंदर, वो सब कमियां हम सैंड रिप्लेसमेंट में पूरी करते हैं। मतलब सैंड रिप्लेसमेंट की सूटेबिलिटी क्या बनेगी, आप समझदार हो, आप बताओ कि किसके लिए सूटेबल रहेगा। Also as सूटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स, जैसे कि सैंड, ग्रेवल्स, ड्राई सॉइल, ठीक है। ये सब दूरियां, सॉरी कमियां यहाँ पूरी हो जाएंगी। पहली बात तो ये, इसमें करते क्या ना, हम शॉवल से खड्डा मारते हैं। शॉवल पता है आपको? ओ बेलचा, बेलचा, कांडी। ठीक है। ऐसे खड्डा मारेंगे हम लोग, सॉइल को बाहर निकाल के रख देंगे ऐसे, ठीक है। फिर सॉइल का क्या कर लेंगे, वेट ले लेंगे। वेट लेना हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, वेट टेकन, ठीक। अब ये खड्डा तो क्या है, अंदर से खाली हो गया होगा, इसको थोड़ा सा खाली बनाते हैं, ऐसा। फिर एक ना इस तरह से एक ऑपरेटस होता है, देखना जरा, ऐसा कुछ ऑपरेटस होता है। इसके ऊपर यहाँ पे ना गोल ओपनिंग होती है इसमें, ठीक। तो कुछ कौन सा बना होता है इसके अंदर ही, ठीक है। और इसके अंदर ना पूरे के अंदर सैंड भर रखा होता है पहले, ये पूरा सैंड से फिल है। और यहाँ पे इसकी इनिशियल रीडिंग है VI, और यहाँ पे इसके ना एक नॉब लगी होती है, उसको खींचो तो ये क्या खुल जाती है इसकी ओपनिंग,
ओपनिंग क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो ये इसका ओपनिंग है, नॉब खींचने पर ये ओपनिंग खुल जाता है। इस ऑपरेटर्स को लाके ना इधर रख देते हैं ऊपर ऐसा। और ऑपरेटर्स में तो क्या भर रखा है, पहले ऑपरेटर्स रखेंगे फिर सैंड भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सैंड की बोरी साथ में लेके चलेंगे आप लोग साइड्स पे, खोल के इसको भर लिया फिर क्या दिक्कत है। ठीक, एक आपके पास रीडिंग थी कौन सी, वी आई, इनिशियल रीडिंग, ठीक है। फिर आपने इस नॉब को खींच दिया, ये देखो खींच दिया, नॉब ओपन हो गया। अब सैंड आपका देखो नीचे गिर रहा है इस तरह से, और ये सबसे पहले क्या करेगा, खड्डे को भरेगा ऐसे, ऐसे भरा, ये पहले खड्डे को भरेगा लेवल करके, ठीक है, क्योंकि हमने लेवल जमीन पर ही इसको खड्डा मारा होगा, ऐसे लेवल कर देगा। बाद में क्या भरेगा, खुद के कोन को, क्योंकि कोन भी था इसके अंदर, इस तरह से कोन को भर देगा। मजे की बात ये है कि जो कोन का वॉल्यूम है ना, वो मुझे पहले का ही पता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बनवाया है ना किसी से, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो प्री नोन है। समझ आई बात, अब समझना। ये सब होने के बाद एक कोई फाइनल रीडिंग बनेगी यहाँ पर, उसको मैं क्या लिखूंगा, वी एफ। सारा का सारा सैंड खत्म थोड़ी करना है, फाइनल रीडिंग भी चाहिए हमें। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि मेरे को कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल लगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना था जो मैंने बाहर निकाला, तो वो उतना ही होगा जितना इस खड्डे में लगा सॉइल भरने को वापस वॉल्यूम, है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया। अब मुझे गामा टी निकालना है। गामा टी में क्या है, जो वेट लिया था सॉइल का उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल कर दो, वेट टेकन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो आपका गामा टी निकल आया, ठीक है। तो इस मेथड का नाम होता है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। और ये कहाँ पे सूटेबल है, वेयर कोर कटर इज नॉट सूटेबल। तो यहाँ अगर लाइन में लिखना हो अच्छे से तो लिख देते हैं, एक weight of excavated soil from pit is measured, ठीक है, and its volume is calculated from volume of sand required to fill the pit। कितना सैंड का वॉल्यूम लगा फिल को भरने में, वही आपका क्या निकल आया, वॉल्यूम निकल आया एक्सकेवेटेड सॉइल का। दिस इज द बेसिक मेथड, ठीक है, इससे आप लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। आगे के जो यूनिट वेट के मेथड्स है वो हमें नहीं पढ़ने, ठीक है। उसमें वाटर डिस्प्लेसमेंट है, एक वाटर बलून है, और एक आपका रेडिएशन मेथड है, ठीक। हो गया क्लियर? जी सर। अगर ऐसे याद रखना है तो वाटर डिस्प्लेसमेंट में एक बात याद रख सकते हो कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम एक सैंपल निकालते हैं सॉइल का, ठीक है, वेट करते हैं, उसके प्रोसीजर में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सैंपल के साथ क्या करता हूँ वो बता रहा हूँ बस। उस सैंपल के ऊपर ना इस तरह से पैराफिन वैक्स का कोटिंग कर देते हैं, ऐसा पैराफिन वैक्स का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं पूछ ले कि पैराफिन वैक्स का कोटिंग किया हुआ सैंपल कहाँ यूज करते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट में। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने इस सैंपल को कहाँ फेंकने वाले हैं, पानी के बीकर के अंदर, ठीक है। तो पानी के बीकर के अंदर जब ये सैंपल जाएगा, तो अगर पैराफिन वैक्स से कोटिंग नहीं होगा तो इसका इंटरनल मॉइस्चर कंटेंट क्या है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर पानी घुसना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब इसको पानी के अंदर फेंकते हैं
तो इस तरह से पानी स्पिल आउट होता है बाहर की तरफ ऐसा, ठीक। तो फिर इसका नाम पड़ गया वाटर डिस्प्लेसमेंट, इसने पानी को क्या किया, डिस्प्लेस किया, डिस्प्ले ठीक है, इस तरह से। तो अगर वेट ऑफ, देखो जो पहले सैंपल निकाला होगा उसका वेट तो नोट किया ही होगा कुछ, W। फिर इस सैंपल को ये बनाकर किसमें डाला, बीकर के अंदर डाला। जब बीकर के अंदर डाला तो बीकर के जब अंदर डाला तो उसने पानी डिस्प्लेस किया। पानी कितना डिस्प्लेस होता है, इतनी बीकर उसकी वॉल्यूम होगी जो हम सीखा। वेट ऑफ वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस 4 सर। ठीक है। तो समझिए इस तरह के कुछ सीन करेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे, वाटर डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है किसी को डाउट है? चलो बाकी कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक। तो गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है। बाकी कल देखते हैं, ठीक है, ओके। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कल मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, सभी फॉर्मूले याद चाहिए, क्योंकि मैंने कल क्वेश्चंस कराने हैं फॉर्मूलाज पे, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे 3-4, और उसके बाद आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सॉइल बहुत लंबा है, इसको थोड़ा सा हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, ठीक, ओके।